Okay, so before the break we were discussing the characteristics of dry friction, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम, इम्पेंडिंग मोशन और मोशन को समराइज किया था कि जो मुख्तलिफ फेजेस आपके पास फ्रिक्शन में आ सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फेज, मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड देन द काइनेटिक फ्रिक्शन फेज. So now we are going to discuss what types of problem you are going to identify or you are going to get while solving problems involving dry friction. Now the first thing is you need to first of all identify the type of problem so that its relevant solution can be applied. आपको 3 different तरह के problems friction के हवाले से जो है वो दिए जा सकते हैं. The first set of problem would be such that आपको clear cut problem में given हो कि there is no apparent impending motion during the between the surfaces. So पहला सेट क्या है कि clear cut आपको क्वेश्चन में no apparent impending motion के हवाले से कंडीशन जो है वो गिवन हो. The second type of problem involves कि आपको impending motion at all points of contact जो है वो गिवन हो, and the third condition is कि impending motion आपके पास some points of contact जो है वो गिवन होगा. तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम जो है आपको दिए जा सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रही होगी. एक एक करके हम इन तीनों तरह के प्रॉब्लम्स के हवाले से जरा तफसील के साथ बात करते हैं. ओके, सो इफ अ रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if a rigid body is in equilibrium when it is subjected to a system of forces that includes the effect of friction, the force system may satisfy not only the equations of equilibrium but also the laws that govern the frictional forces. So in general, जिस तरह भी बात हुई है, you can be given 3 types of mechanics problems involving dry friction. They can easily be classified once the free body diagram are being drawn and the total number of unknowns are being identified and compared with the total number of available equilibrium equations. Those 3 types of problems are written here again: no apparent impending motion at all points, and impending motion at some points of contact. अब ये होते क्या हैं प्रॉब्लम्स, एक एक करके इन तीनों सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो अपेरेंट इम्पेंडिंग मोशन, यानी आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में क्लियर कट गिवन है कि आपके पास ये जो बॉडी है it is in equilibrium. So problem involved in this category are strictly equilibrium problems which requires that the number of unknowns should be equal to the number of available equilibrium equations. यानी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये स्ट्रिक्टली इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है वो बराबर होंगी. Once the frictional forces are determined from solution, however, their numerical values must be checked in order to make sure that the inequality F is less than or equal to mu s n satisfies. Otherwise, slipping will occur and the body would not remain in equilibrium. So आपके जो पहले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली इस फेज से जो है वो डील करते हैं जो कि आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फेज आ रहे हैं. इसमें आप फ्रिक्शन फोर्स को भी एज अ अननोन फोर्स लेके जो है वो डील करते हैं. सो यू टेक दिस फ्रिक्शन फोर्स एज अ अननोन फोर्स एज वेल. आपके पास जितनी इक्वेशंस इक्विलिब्रियम की हैं वो अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन भी आपके पास अननोन होती है, उन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से आपको फ्रिक्शन फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. वंस यू हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, आप इस वैल्यू को चेक करेंगे विद दिस इनइक्वालिटी विच इज एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन. सो यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस इक्वेशन एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन. इफ दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, इट मीन्स कि आपके पास वो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी. हाउएवर, अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड की है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के से आ जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास ये इनइक्वालिटी चूंकि नहीं होल्ड कर रही, इट मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स क्रॉस कर रही है और आपके पास ये रिजिड बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, रादर इस पे मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो जितनी भी आपकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये आप स्ट्रिक्टली
इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के तौर पे डील करते हैं, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स को भी आप एज अ अननोन लेके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं और फिर उस वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के साथ। आई होप कि ये प्रोसीजर हर एक को समझ आ गए। यस सर। चलें, अब इसको फर्दर समझने के लिए लेट अस कंसिडर अ सिंपल फ्रेम। फ्रेम ये क्या है कि दो रिजिड बॉडीज के साथ मिलकर ये फ्रेम जो है वो बनाया गया है, ए बी एंड बी सी, आपको आई होप के नजर आ रहा होगा। एंड दिस फ्रेम इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड at points A and C having coefficients of friction as 0.3 and 0.5 respectively. So a problem of this type is shown in the figure on the right hand side. Here we must determine the frictional forces at A and C to check if the equilibrium position of the two member frame can be maintained. So हम equilibrium की condition को maintain रखने के लिए FA और FC की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करते हैं। आपके पास ये एक अदद फ्रेम है, जब इसमें आपको गिवन है कि ये जो दोनों बार्स हैं AB एंड BC, बोथ ऑफ देम आर वेइंग 100 न्यूटन ईच। अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो बार A की फ्री बॉडी डायग्राम आपको शो की गई है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जो फिगर है। सिमिलरली बार B की जो फ्री बॉडी डायग्राम आपको शो की गई है, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड। The weight of each bar is 100 न्यूटन, so हमने इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर ये 100 न्यूटन का वेट दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा पॉइंट बी के ऊपर चूंकि पिन जॉइंट था, तो आपके पास जब इसको रिमूव करेंगे तो सपोर्ट रिएक्शन Bx और By जो है वो आपने इंक्लूड कर दिए इन रैंडम डायरेक्शंस। ये वेट की वजह से पॉइंट ए जो है ये किस डायरेक्शन में इसमें स्लाइडिंग हो सकती है? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, सो अकॉर्डिंगली आपके पास फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द राइट आ जाएगी FA। आई होप कि ये पॉइंट सबको समझ आ गया है। इसी तरह अगर मैं पॉइंट C की बात करूं तो पॉइंट C किस डायरेक्शन में स्लाइड हो सकता है? सर राइट साइड। राइट साइड पे, तो अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स आपके पास लेफ्ट की तरफ आ गई है। सो अगर गौर से मैं इन दोनों फ्री बॉडी डायग्राम्स को देखूं, हाउ मेनी अननोन्स डू यू हैव इन दीज फ्री बॉडी डायग्राम्स? एक अननोन NA है, दूसरा अननोन FA है, तीसरा अननोन NC है, चौथा अननोन FC है और पांचवें और छठे अननोन ये BX और BY। तो ओवरऑल आपके पास 6 अननोन्स इस पर्टिकुलर केस में मौजूद हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती हैं आपके पास एक सिंगल रिजिड बॉडी के लिए? सर 3। तो 3 इक्वेशंस आपके पास AB फ्रेम के लिए, 3 इक्वेशंस आपके पास रिजिड बॉडी BC के लिए। सो ओवरऑल 6 इक्वेशंस हैं, 6 अननोन्स हैं। सो यू कैन सॉल्व दो 6 इक्वेशंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज 6 अननोन। तो यहाँ आपने फ्रिक्शन फोर्स को भी एज अ अननोन के तौर पे सॉल्व किया है। FA भी आपके पास अननोन था, FC भी आपके पास अननोन है। आपने इन 6 इक्वेशंस को सॉल्व किया, आपके पास FA की भी कोई वैल्यू आ गई, आपके पास FC की भी कोई वैल्यू आ गई। जस्ट टू चेक के क्या ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी या नहीं, आप इस वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे विद दिस इनइक्वालिटी FA शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.3 NA। इसी तरह आपके पास FC वाली जो इनइक्वालिटी है, आप FC की वैल्यू को चेक कर लेंगे। FC की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आई है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.5 NC। इफ बोथ दीज इनइक्वालिटी होल्ड्स, इसका मतलब क्या है कि द बॉडी वुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती तो बॉडी उस पॉइंट से स्लिप कर जाएगी एंड इट वुड नॉट रिमेन टू बी इन इक्विलिब्रियम। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास नो अपेरेंट इंपेंडिंग मोशन वाले प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आप अपनी जिस बॉडी की भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम कही जा रही है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जिसमें फ्रिक्शन को भी आप एज अ अननोन फोर्स लेके ट्रीट करेंगे। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, बाकी वैल्यूज तो जो आती हैं सो आती हैं। फ्रिक्शन की जो वैल्यू आए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, उसको आप चेक कर लेंगे फ्रॉम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू। अगर तो ये वैल्यू उससे कम है या बराबर है, कम होनी चाहिए, कम है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, अदरवाइज अगर ज़्यादा आ जाती है तो फिर आपके पास ये बॉडी जो है वो स्लाइड कर जाएगी, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। आई होप से
आई होप कि ये पहला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हर एक को क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है. एनी क्वेश्चन? नो सर. So moving on to the second case या second set of problems जिस friction जिसमें involve है, its title says impending motion. सबसे पहले तो अगर impending motion एक quickly review कर दे, impending motion क्या होता है? सर जिसमें F स्टैटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मोशन बिल्कुल होने वाला होता है, क्या कहते हैं, फोर्स मोशन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला होता है, जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सर अप्रॉक्सीमेटली सर एफ स्टैटिक फ्रिक्शन सर जी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होती है, जो कि म्यू एस एन के बराबर होती है. सो नाउ दिस केस सेज इंपेंडिंग मोशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी वो रिजिड बॉडी जहां से सराउंडिंग से कनेक्टेड है वो तमाम पॉइंट्स जो है वो इंपेंडिंग मोशन में आ रहे हैं, यानी वो तमाम पॉइंट्स जो है वो अबाउट टू मूव है, यानी फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर गई है. सो इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, थोड़ा सा और से देखें, जो हमने पिछला केस पढ़ा है उसमें टोटल नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और हम f को एज अ अननोन के तौर पे लेते थे. ये जो सेकंड केस है, इन दिस केस the total number of unknowns will equal the total number of available equilibrium equations plus the total number of available frictional equation. यानी आपके जो unknowns होंगे they should be equal to the total number of equilibrium equations plus the total number of available frictional equations. available से क्या मुराद है कि अगर ये rigid body दो जगह से कनेक्टेड है सराउंडिंग के साथ, तो आपके पास दो फ्रिक्शनल इक्वेशन आ जाएंगी. अगर वो एक जगह से कनेक्टेड है तो एक फ्रिक्शनल इक्वेशन आ जाएगी, एंड सो ऑन. सो अवेलेबल से मुराद ये कि जहां वो सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड है वहां के लिए भी अगर रफ सरफेस है तो यू आर गोइंग टू गेट अ फ्रिक्शनल इक्वेशन फॉर दैट पॉइंट एज वेल. सो व्हेन मोशन इज इंपेंडिंग एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी चूंकि मोशन इंपेंड है तमाम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे, तो हर जगह आप फ्रिक्शन के लिए म्यू एस की वैल्यू यूज कर सकते हैं rather than taking that frictional force as a unknown force as in case of case number 1 जो हमने पिछला देखा था, जिसमें हम फ्रिक्शन को अननोन ले रहे होते थे. यहाँ हम फ्रिक्शन को म्यू एन के तौर पे हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अज्यूम कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, लेट अस कंसिडर a rigid body AB which is being placed on the ground as well as the wall, जो कि आपको शो किया गया है. पॉइंट ए पे ये ग्राउंड के साथ रखी हुई है और पॉइंट बी पे ये वॉल के साथ सपोर्ट की गई है. सो कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एंगल एट विच दिस 100 न्यूटन बार कैन बी प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल विदाउट स्लिपिंग. इन अदर वर्ड्स, हमें ये एंगल थीटा डिटरमिन करना है, वो स्मॉलेस्ट एंगल थीटा जो इस बार को इंपेंडिंग मोशन में रेस्ट्रिक्ट कर सके. यानी बिल्कुल इस पॉइंट से जरा सा थीटा आप जो है वो मजीद कम करेंगे तो आपके पास ये बार जो है वो मोशन कर जाएगी. ओके, इस केस में चूंकि आपके पास इंपेंडिंग मोशन वाली कंडीशन है एट पॉइंट ए एंड बी, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो थोड़ा सा और से फ्री बॉडी डायग्राम को देखें. मेरे पास पॉइंट ए के ऊपर एक अदर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगी ग्राउंड की वजह से, और पॉइंट ए किस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है? सर इन राइट साइड, लेफ्ट साइड डायरेक्शन सर. लेफ्ट साइड. तो अकॉर्डिंगली मैंने एफ ए का डायरेक्शन जो है वो ये बना दिया है टुवर्ड्स द राइट, और जिस तरह मैंने कहा इंपेंडिंग मोशन वाली कंडीशन है तो इसको मैं म्यू ए एन ए के तौर पे जो है वो लिख सकता हूँ. इसी तरह अगर मैं पॉइंट बी को देखूं तो पॉइंट बी के ऊपर एक अदद मेरे पास वॉल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगी जिसको मैंने एन बी से रिप्रेजेंट किया है. पॉइंट बी किस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है? जी, पॉइंट बी किस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकते हैं? सर नीचे, सर बिलो, सर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली मेरे पास जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आई है एफ बी वो ऊपर की तरफ आ गई है, और चूंकि ये भी इंपेंडिंग मोशन में, सो आई कैन राइट इट एज एफ बी इक्वल टू म्यू बी एन बी, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन मैंने ए और बी दोनों पे लगा ली है बिकॉज इंपेंडिंग मोशन तमाम पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो है वो हो रहा है. यहां तक क्लियर है हर एक को? ओके, अब जरा इस फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से बताएं आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? जी, हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन्स आर देयर इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम? सर 3.
तीन तो अननोन्स हैं, एन ए, एन बी, थीटा। इसके अलावा आपके पास एफ ए और एफ बी भी एक तरह से अननोन है, लेकिन ये म्यू एन के बराबर है, ये आपको नोन है। तो टोटल 5 जी 5 अननोन्स हैं। इक्विलिब्रियम से इक्वेशंस आपको कितनी मिलती हैं फ्री बॉडी डायग्राम से? सर 3 इक्वेशंस इक्विलिब्रियम से मिल गई। 2 आपके पास ये फ्रिक्शन वाली इक्वेशंस हैं। सो द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शनल इक्वेशंस आपके अननोन्स के बराबर हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे, आपको इन पांचों अननोन्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस तरह आपने इस सेकंड केस या सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करना है? यस सर। ठीक है। तो पहला केस क्या था कि आपके पास जो है वो स्ट्रिक्टली इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन थी, वो आपने फ्रिक्शन को एज अ अननोन लेके सॉल्व किया और आखिर में एज अ काउंटर चेक के तौर पे आपने उस फ्रिक्शन की वैल्यू जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आई उसको चेक कर लिया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के साथ कंपेयर कर लिया। सेकंड केस क्या है कि आपके पास तमाम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे इंपेंडिंग मोशन हो रहा था, तो आपने हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे F इक्वल टू म्यू एन वाली इक्वेशन लगा ली। आपके अननोन्स और इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिला के इस प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक यूनिक सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। आई होप कि पहला और दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हर एक को क्लियर हैं। तो शैल वी मूव टू द फाइनल एंड मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। चलें, तीसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम क्या है जो आपको एनकाउंटर किया जा सकता है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में? इम्पेंडिंग मोशन। अब अगेन इम्पेंडिंग मोशन तो है, बट इम्पेंडिंग मोशन इज अकरिंग एट सम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट रादर देन ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो आपके पास जो रिजिड बॉडी है या रिजिड बॉडीज हैं वो इम्पेंडिंग मोशन पे तो हैं, लेकिन इम्पेंडिंग मोशन जो है वो तमाम कांटेक्ट पॉइंट्स पे नहीं हो रहा, रादर कुछ पॉइंट्स पे वो कांटेक्ट हो रहा है, यानी कुछ पॉइंट्स पे इंपेंडिंग मोशन हो रहा है और कुछ पे इंपेंडिंग मोशन नहीं है। अब इस किस्म के केसेस को आपने किस तरह टैकल करना है, थोड़ा सा गौर से इसको देखें, सुने और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं दे आर गोइंग टू बी लेस देन द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शनल इक्वेशंस। ठीक है। तो आपके पास पहले केस में नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर थी, आपने सॉल्व किया, आपको वैल्यूज मिल गई। सेकंड केस के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स थे आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस फ्रिक्शनल इक्वेशंस के बराबर थी, अगेन आपने सॉल्व किया, यूनिक सोल्यूशन मिल गया। ये जो थर्ड केस है इस केस में आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो कम होंगे एज कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस फ्रिक्शनल इक्वेशंस। सो अगर नंबर ऑफ अननोन्स कम है, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा हैं, तो फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे? कोई आइडिया? उसमें क्या एक यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल होगा या एक से ज्यादा सोल्यूशन पॉसिबल होंगे? सर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा सर, अंडर डिटरमाइन केस हो जाएगा। तो अगर आपके पास अननोन्स जो हैं वो कम है, इक्वेशन ज्यादा हैं, सो एज अ रिजल्ट सेवरल solutions for motion or impending motion will exist and the problem will involve a determination of the kind of motion which actually occurs। फिर आपने इस सूरत में जब एक से ज्यादा सोल्यूशन है तो आपने तमाम सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करके जो मोशन के हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन बनता होगा उसको अपने सोल्यूशन के तौर पे जो है वो बता देना है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप कंसिडर करें, राइट साइड पे आपको एक अदद अगेन फ्रेम दिखाया गया है, ये वही फ्रेम है जो आपने इससे पहले केस नंबर 1 में देखा था, लेकिन फ़र्क क्या है कि अब आप इस फ्रेम के ऊपर पॉइंट बार BC के सेंटर में एक अदद लोड जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, विच इज दिस लोड P। सो in this problem we wish to determine the horizontal force P needed to cause movement of this frame। so ये applied load P कितना होना चाहिए that will cause motion in this frame। each of these two members have a weight of 100 Newton। so इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए हम इस लोड को इसके सेंटर में जो है वो शो कर देंगे। अच्छा, अब there are two possible, there are rather three possibilities जो कि एग्जिस्ट करती हैं इस केस में। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आप ये P की वैल्यू जब अप्लाई करें तो या तो पॉइंट A जो है
वो स्लिप कर जाए और पॉइंट सी स्लिप ना हो, ऑल्दो पॉसिबिलिटीज की कम है, लेकिन एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि स्लिपिंग ए पे हो और सी पे ना हो। द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन विच मे अकर इन दिस फ्रेम इज कि सी स्लिप कर जाए और ए पे स्लिपिंग ना हो, ऐसा ही है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि साइमल्टेनियसली ए और सी दोनों स्लिप कर जाएं, विच इज रेयर। तो ये तीनों मोशन पॉसिबल हैं इस फ्रेम में। यस सर। ठीक है, तो हमने तीन पॉसिबिलिटी जज की हैं अपने हिसाब से। पहली मैं रिपीट कर देता हूं, जब आप फोर्स पी अप्लाई करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स पी जिसपे ये फ्रेम में मोशन स्टार्ट हो, तो मोशन या तो ए पे स्टार्ट होगा सी पे ना होगा, यानी ए स्लिप हो जाए सी स्लिप ना हो, या हो सकता है सी स्लिप हो जाए ए स्लिप ना हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ए और सी दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो स्लिप हो जाए। इट मींस के आपको ये तीनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू वेरीफाई योर सोल्यूशन। अब इसको करने के लिए आप करते क्या है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों बार्स की जो है वो ड्रॉ करते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बार ए, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बार बी सी। आपने नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। जरा यहाँ कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं सर? 7। तो 7 अननोन्स हैं, Na, Fa, Nc, Fc, P, Bx, By. So there are 7 unknowns in this particular case. If we take a look at the number of available equations, तो आपके पास इस particular frame के लिए 3 equilibrium equations आ जाएंगी, इसके लिए आपके पास 3 equilibrium equations आएंगी, प्लस आपके पास 2 friction equations हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई सर? 8। अननोन्स आपके पास 7 हैं, इक्वेशंस आपके पास 8 हैं। इट मींस के आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। यस सर। चलें, अब सोल्यूशन आप देखेंगे किस तरह। सो फॉर अ यूनिक सोल्यूशन वी मस्ट सेटिस्फाई द 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो आपने 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी है, एंड ओनली वन ऑफ द 2 पॉसिबल static frictional equations rather than 2, आप any one of these 2 equations जो है वो यूज करेंगे। कैसे? This means that as P increases it will either cause slipping at A and no slipping at C। यानी वो कंडीशन जो हमने पहले डिफाइन की थी कि आपके पास A के ऊपर स्लिपिंग हो और C के ऊपर स्लिपिंग ना हो। इस सूरत में आपके पास चूंकि ए पे स्लिपिंग हो रही है, तो ए पे जो फ्रिक्शनल इक्वेशन होगी वो आप F इक्वल टू म्यू एन ए लगा देंगे, और आपके पास एफ सी की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आएगी वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहां तक पॉइंट समझ आ गया हर एक को? यस सर। मैं रिपीट कर देता हूं, शायद किसी को अगर ना क्लियर हुआ हो। पहली सोल्यूशन क्या है कि ए के ऊपर स्लिपिंग हो और सी के ऊपर स्लिपिंग ना हो। इसका मतलब क्या है कि आप ए के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू F इक्वल टू म्यू एन के बराबर ले लेंगे, और एफ सी की वैल्यू आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमिन करेंगे। वंस यू हैव फाउंड दैट वैल्यू ऑफ एफ सी, उसको आप कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से। अगर तो ये सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स कि आपकी वो पी की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आ रही है इस कंडीशन को लेते हुए, वो आपका वैलिड सोल्यूशन है। सेकेंड सोल्यूशन क्या बनता है? सेकेंड सोल्यूशन ये बनता है कि आपके पास C के ऊपर स्लिपिंग हो रही है एंड नो स्लिपिंग एट A, यानी C के ऊपर आप F इक्वल टू म्यू सी एन सी जो है वो इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, और A के वैल्यू जो आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आएगी आप उसको कंपेयर कर देंगे विद दिस इनइक्वालिटी। अगर तो ये सेटिस्फाई होती है तो इट मीन्स कि आपका फिर ये वाला सोल्यूशन वैलिड होगा। तो सेकेंड सोल्यूशन हर एक को समझ आ गया है? Yes sir. So the actual situation can be determined. Suppose आपकी बोथ, वैसे तो दोनों में से कोई कंडीशन एक ही सेटिस्फाई होगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपके पास actual situation can be determined by calculating P for each case and then choosing the case for which P is smaller। यानी अगर दोनों solutions valid हो रहे हैं तो फिर जो solution P की कम वैल्यू दे रहा होगा हम उसको अपने करेक्ट सोल्यूशन के तौर पे लेंगे, क्योंकि हमने P की वो वैल्यू फाइंड करनी थी, अगर आपको याद हो, जिस पे मोशन स्टार्ट हो जाए। तो वी नीड टू डिटरमिन दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ P जो कि मोशन को स्टार्ट कर सकता है। तो हम अगर दोनों सोल्यूशन वैलिड हो रहे हैं
तो हम जिससे P की वैल्यू कम आ रही होगी उसको अपना वैलिड सोल्यूशन कह देंगे। यहां तक भी पॉइंट क्लियर है जी? क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर है। चलें, हाउएवर अगर आप इन दोनों सोल्यूशन से P की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड देयर इज वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों कंडीशंस P की सेम वैल्यू दे दें, सो इफ इन बोथ केसेस द सेम वैल्यू ऑफ P इज कैलकुलेटेड which again in practice would highly be improbable, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि ये दोनों सोल्यूशंस P की एक ही वैल्यू आपको दें। इस सूरत में सपोज आ जाती है आपकी P की वैल्यू सेम, तो then it means that slipping occurs at both points simultaneously. It means that 7 unknowns would satisfy all those 8 equations जिसकी हम बात कर रहे हैं। So very rare chance है कि आपको दोनों सेट ऑफ सोल्यूशन से P की सेम वैल्यू मिल जाए, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है तो इट मीन्स कि आपके पास दोनों पॉइंट्स पे स्लिपिंग हो रही है, और एक तरह से जब दोनों पॉइंट पे स्लिपिंग हो रही है तो आपका वो ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट वाला केस ये एक तरह से बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तीनों केसेस अब हर एक को क्लियर हैं कि किस तरह किस केस को टैकल करने हैं? तो सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम को देखते हुए ये जज करना होता है कि दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट जो कि इक्विलिब्रियम वाला है, या ये प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द सेकंड सेट जिसमें आपको तमाम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे इंपेंडिंग मोशन मिल रहा हो, या ये बिलोंग्स टू द थर्ड सेट जिसमें आपको इंपेंडिंग मोशन जो है वो सम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे मिल रहा हो, जिससे आपको एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलेंगे और फिर आपने अपनी जजमेंट के ऊपर जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा फ्रॉम दोज 2 or 3 solutions. Okay, so how to tackle those problems involving friction? सबसे पहले आप free body diagrams बनाते हैं, you draw the necessary free body diagrams, and unless it is stated in the problem that impending motion or slipping occurs, you always show the friction force as unknown. Unless and until, जिस तरह अभी बार बार हमने बात की है, अगर आपको क्वेश्चन में impending motion की कंडीशन नहीं गिवन तो आप फ्रिक्शन को एज अ अननोन के तौर पे डील करेंगे। उसके बाद डिटरमिन द नंबर ऑफ अननोन्स एंड कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इफ देयर आर मोर अननोन्स देन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देन यू नीड टू अप्लाई द फ्रिक्शनल इक्वेशंस एट ऑल और सम पॉइंट्स, जो कि सेकंड या थर्ड सोल्यूशन के तौर पे आप देख रहे होंगे, सेकंड या थर्ड सेट ऑफ के तौर पे। इफ द इक्वेशन f इक्वल टू म्यू n इज टू बी यूज्ड, it will be necessary to show f acting in the correct sense of direction on the free body diagram. अब f के हवाले से हमने बेंतहा दफ़ा बात की है, आपका ये जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगी, बेशक आप कोई सा भी केस ले रहे हैं, दिस फ्रिक्शन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि f जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसको आपने करेक्ट सेंस में ड्रॉ करना है। फिर आप इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं और बाकी अपना सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो इस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे अपनी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वजह यही है कि फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स की ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे 8.1 जो हमारा कल का लेक्चर होगा, उसमें प्रॉब्ली हमें बाकी एग्जाम्पल 8.2, 3, 4, 5 की बात करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे।